मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, इंटरव्यू के इस विशेष सेशन में जो 6 या 7 वीडियो में दे चुका हूं, उसके अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है आपके सिविल सेवा का। आप 2 स्टेज के एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिजल्ट मुख्य परीक्षा का वेटिंग है। बहुत लोग आशान्वित हैं, बहुत लोग खुद को कहीं ना कहीं से बाउंड्री लाइन में फिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो बाउंड्री लाइन में फिल कर रहे हैं, आशान्वित हैं, निश्चित रूप से इंटरव्यू की पूरे मनोयोग से तैयारी कीजिए। उसी संदर्भ में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर दे रहा हूं, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष ऐसा नहीं कि आपके पास नॉलेज नहीं है, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत टफ पूछे जाते हैं, कुछ भी पूछे जाते हैं, है ना, उसका उत्तर आप देने में आमतौर पर सक्षम होते हैं। इट मीन्स आमतौर का अर्थ ये हुआ कि जब आप रूम में बैठे हुए होते हैं दोस्तों के साथ, जो बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, आप कुछ नहीं भी तैयारी किए हैं, ठीक है, बस मुख्य परीक्षा अच्छा खासा तैयारी किए हैं, पीटी का अच्छा खासा अनुभव है ना, तो वहाँ पर जब आप बैठते हैं दोस्तों के साथ, तो कोई भी प्रश्न पूछता है, आप उत्तर बहुत बेहतर तरीके से देते हैं, ठीक है। क्यों? वहाँ पर आपको थोड़ा सा घबराहट फील होती है, वहाँ पर वही प्रश्न के लिए उस रूम में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जो है, थोड़ा सा उस बोर्ड के समक्ष कहीं ना कहीं से डाउन रहता है, ठीक है। बस इसी अंतर को पाटना है, आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाएगा, ठीक है। जब भी आप जेपीएससी का इंटरव्यू आपका कॉल होता है, आपको एक कॉल लेटर दिया जाएगा, उसको लेकर के अपने इंटरव्यू की फिक्स तिथि के दिन जाना है, ठीक है। उचित पहचान पत्र और आवश्यक कागजात की चेक करने के बाद आपको पहुंचा दिया जाएगा उस हॉल में, है ना, जहां पर आपको टिकट नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट वगैरह चेक होंगे, प्रेफरेंस वगैरह तो दिलाया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद जो टिकट नंबर दिया जाएगा, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कौन सा बोर्ड आपको मिलेगा, क्लियर, ये आपको नहीं पता रहेगा। उस बोर्ड को भी नहीं पता रहेगा कि हमारे पास आज कौन कौन कैंडिडेट्स आने वाले हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था जेपीएससी के द्वारा की गई है ताकि पारदर्शिता बनी रहे। टिकट नंबर जो आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसको बेहतर होगा आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि पहला प्रश्न आपसे ही पूछ दिया जाए, बताइए आपका टिकट नंबर क्या है। आपका नाम नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, संभावना कम है, आपके इंट्रोडक्शन की भी संभावना कम है, फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है अपनी तैयारी जरूर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जब भी आपको फर्स्ट या सेकेंड फ्लोर पर जहाँ पर भी आपका इंटरव्यू होने वाला है, प्यून ले जाते हैं वहाँ पर आपको, ठीक है। तो पहले जो है आपको एक छोटे से हॉल में ऊपर 3-4 कैंडिडेट्स के साथ बैठाया जाएगा जो वेटिंग में है, अलग अलग बोर्ड में, है ना। एक छोटा सा हॉल वहाँ पर भी मिलेगा आपको, जहाँ सोफ़ा वगैरह अच्छी तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस जगह जो अंदर में रूम अलग अलग बना हुआ है, वहाँ अलग अलग बोर्ड बैठे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर सारे बोर्ड के जो भी जिनका समय आ चुका है, ठीक है, इट मीन्स कि जिनका इंटरव्यू का टाइम आ चुका है, तो उन लोग बैठे रहते हैं, वो किसी भी बोर्ड के हो सकते हैं। उनको भी नहीं पता है कि हम लोग एक बोर्ड में जाएंगे या अलग अलग बोर्ड में जाएंगे, ठीक है। हल्की फुल्की वार्ता कर सकते हैं और सबके लिए वहाँ पर कोई रोक नहीं है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से साइलेंट डिसेंट वे में आपको हर चीज़ करना है, ठीक है। उसके बाद जब आपका नंबर आता है, तब आपको जो भी वहाँ पर अनुसेवी हैं वो आपको ले जाएंगे, और आपका जो बोर्ड होगा उस दरवाजे के बाहर एक छोटा सा टूल लगा हुआ रहेगा, वहीं पर बैठा दिया जाएगा, है ना। उस समय दिल की धड़कन जो है काफ़ी बढ़ी हुई रहती है, घबराहट थोड़ा सा आता है, ठीक है। देखिए, एक सीमा तक जो घबराहट है वो पूरी तरह से जायज़ है, उचित है, आवश्यक है, ठीक है, उसको आप नहीं रोक सकते हैं। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस को नहीं खोना है। आपके करियर का एक बहुत ही बेहतरीन अगला 20-30 मिनट्स आपको मिलने वाला है। 15 मिनट भी होगा, घबराने का बात नहीं कि हमारा 10 मिनट ही हुआ तो गड़बड़ हो गया, उससा नहीं, है ना। एक आइडियल होता है कि चलो 15-20 मिनट, लेकिन अगर 10 मिनट में ही आपसे बोर्ड संतुष्ट हो जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है ना। बोर्ड संतुष्ट कब होंगे? जब आप सेटिस्फाइड होकर के निकलेंगे, है ना, समझ रहे हैं ना।
इसलिए घबराने की बात नहीं है। अब वहाँ पर क्या आपको करना है, जब बाहर रूम के बाहर बैठे हुए रहेंगे, ठीक है, वहाँ पर कॉन्फिडेंस का एक तरीका वहाँ पर भी है जो कॉन्फिडेंस को आपके बढ़ा सकता है। उसमें हेल्प करेंगे वे कर्मचारी आयोग के, ठीक है, जो आना जाना आसपास में कर रहे हैं। बहुत सारे प्यून होंगे या अन्य कर्मचारी अधिकारीगण होंगे, ठीक है, वो भी आना जाना करते रहते हैं, नॉर्मल टाइप का पूरा, है ना, जैसा हर दिन आयोग में काम चलता है। कुछ लोग अंदर भी जाएंगे, है ना, यानी कि जिस रूम में आपका इंटरव्यू होने वाला है वहाँ भी फ्रीली एकदम मूवमेंट करके जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ठीक है। उनके चेहरे को देखिए, कितना रिलैक्स आपको फील होगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है, आप बोल सकते हैं उनका इंटरव्यू थोड़े है ना, हमारा ना इंटरव्यू है, ये बात सही है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये फील कीजिए, ठीक है, जब उन लोग जा सकते हैं तो आप भी फेस कर सकते हैं। क्लियर? तो एक आपको कॉन्फिडेंस देगा। अंदर जाने के बाद, ठीक है, जब बैठने को कहा जाए तो आप तो बैठेंगे ही, ठीक है, अभिवादन करना मत भूलिए। ऐसा नहीं कि अभिवादन नहीं कीजिएगा तो 0 नंबर दे के भेज देंगे उन लोग, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, या आप नहीं करना चाहते वो भी मैटर नहीं होता है। कभी कभी होता है, ठीक है, कि जैसे ही आप प्रवेश किए 4-5 मेंबर 3 मेंबर जो भी हैं बोले जल्दी जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, तो थोड़ा सा कभी कभी या थोड़ा सा तो घबराहट अंदर होता ही है शुरू में प्रवेश करते समय में, है ना। 4-4 सीनियर लोग बैठे हुए हैं, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, तो थोड़ा तो घबराहट रहता है। तो जब उन लोग पहले ही बोल देते हैं तो कभी कभी होता है, मिसिंग हो जाता है, ठीक है, तो इसका स्पेशली थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज़रूर विश कर दीजिएगा, बेहतर इम्पैक्ट जाएगा शुरू में। बैठने के बाद, है ना, जो डर बाहर था, दरवाज़ा के बाहर वाले टूल में जब आप बैठे हुए थे, उसका जो है लगभग जो है आपका 60 से 70% जो है भय जो है, डर घबराहट, जैसे ही वहाँ बैठते हैं उन लोगों के समक्ष, बोर्ड के मेंबर्स के समक्ष, वो समाप्त हो जाता है, 20-30% रह जाता है। और ये भी आपका 5-10% में आ जाता है जब वार्ता शुरू हो जाती है, ठीक है। जब वार्ता जैसे ही शुरू हो जाती है यह और डाउन हो जाता है, जो घबराहट है वो और डाउन हो जाता है, 5-10% में आ गया, ठीक है। फिर तो 4-5 मिनट में आप बात करने लगे, ठीक है, फिर आपको मज़ा आने लगेगा, है ना। आप अच्छी तरह से बेहतर वे में तैयारी करके गए हैं तो निश्चित रूप से आपको मज़ा आने लगेगा, ठीक है। 10-15-20 मिनट कैसे बीत जाएगा आपको एकदम पता नहीं चलेगा, विश्वास रखिए। फिर तो आपको लगेगा कि चलो बैठा लो और 20 मिनट बैठा लो, बहुत मज़ा आ रहा है बात करने में, ठीक है। तो ये माहौल बन जाता है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। बोर्ड के द्वारा अगर पूछा जाता है कि आपके आदर्श कौन हैं, ठीक है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि आखिर आप किसको आदर्श मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने नोट्स दिया है उसमें क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर कई तरह के आपके आदर्श हो सकते हैं। ऐतिहासिक आदर्श हो सकते हैं, धार्मिक आदर्श हो सकते हैं, पारिवारिक आदर्श हो सकते हैं, है ना, अन्य आदर्श भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसको आदर्श चुना जाए, ठीक है। एक तो आपका ओरिजिनल आदर्श हो गए जिसको वास्तव में आप मानते हैं। दूसरा मार्क्स उठाने के लिए आदर्श, सिंपल, है ना, इमोशनल यहाँ नहीं रहना है, ठीक है, वहाँ पर आपको एनी हाउ ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाना है, ठीक है। खुद को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कीजिए, क्लियर, कोई और नहीं करेगा, खुद को आप खुद करेंगे, इसलिए इससे बचिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व को आप आदर्श बनाते हैं तो वहाँ पर प्रसिद्ध तो जरूर हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी प्रसिद्ध हैं तो आप आदर्श बना सकते हैं, लेकिन उनके बारे में जानकारी रखना ही होगा। तो मान लीजिए कि आप एपीजे अब्दुल कलाम को बनाते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी को बनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू को बनाते हैं, विवेकानंद को बनाते हैं, वहाँ से बहुत सारे प्रश्नों की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो जो प्रश्नों का, क्वेश्चंस का मिसाइल्स होगा बोर्ड मेंबर्स के द्वारा पूछा जाएगा, ठीक है, उस समय भी उन लोग गूगल करते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। आप बोल दिए हमारे आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम है, तुरंत कोई मेंबर मोबाइल में एकदम एपीजे अब्दुल कलाम निकालें, देख लिए 1-2 प्रश्न। चलिए 2 बुक का नाम बता दीजिए इनका।
चलिए बताइए कि राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे, ठीक है। उनमें कौन सी ऐसी अच्छी बात है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं एट ए टाइम, लेकिन अगर आप विवियन डेरेजियो को आप बनाते हैं, यंग बंगाल वाले को, ठीक है, या फिर आप अरविंदो घोष को बनाते हैं, या फिर दशरथ मांझी को बनाते हैं, ठीक है, या फिर सिमोन उरांव को बनाते हैं, या फिर एक आपका जो डैन प्रथा के विरुद्ध लड़ी थी पद्मश्री छुटनी महतो को बनाते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से इन लोगों का भी काम बहुत बड़ा रहा है, इसमें दो मत नहीं है, आदर्श बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन काम जो है सीमित क्षेत्र में रहा है और सीमित जानकारियां हैं, ठीक है। इनके बारे में उन सीमित जानकारियों को स्टडी करके चल जाना और क्यों आदर्श मानते हैं बता दिए, हो गया, ठीक है। तो निश्चित रूप से वह बेहतर कदम होगा। अगर कुछ अलग टाइप का आप करना चाहते हैं, ठीक है, एक तो आपका टाइप हुआ माता पिता गुरुजन, किसी को भी आप आदर्श बना सकते हैं, लेकिन क्यों, ठीक है, क्यों का जवाब आपको रखना है। अगर आप माता पिता को आदर्श बनाते हैं तो चलिए प्रश्न आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको उन पक्षों पर ध्यान देना होगा कि माता और पिता का आपका क्या योगदान रहा है आपके लाइफ को इस स्तर तक पहुँचाने में, ठीक है। माता पिता का वहाँ कोई गुणगान नहीं करना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। यानी कि आपका लाइफ में उनका क्या ऐसा योगदान रहा है कि आपने उनको आइडियल बना लिया। 2-4 पॉइंट तैयार कर लीजिए। आपने कहा कि माता को मैं आदर्श मानता हूँ, तो प्रश्न उठेगा पिता को क्यों नहीं मानते, पिता को मानता हूँ, प्रश्न उठेगा माता को क्यों नहीं मानते। तो उस सबको आपको सेटिस्फाइड करना होगा, क्योंकि आपके लाइफ से रिलेटेड है, यहाँ मत गड़बड़ाइएगा, ठीक है। इसीलिए कुछ भी बोलना है सावधानी से बोलना है, और तैयारी के दौरान ध्यान रखेंगे कि सभी संभावित पूरक प्रश्नों की अच्छी खासी तैयारी आप करें, सोचिए, है ना। ये बोलेंगे तो वो क्या पूछ सकते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। एक आपका जो लास्ट ऑप्शन बचता है कि खुद को आदर्श, ठीक है। नेपोलियन का उदाहरण मैंने दिया था ना, जब वो यूरोप में अच्छे खासे विजय प्राप्त कर रहा था, ठीक है, राजपद को प्राप्त करने का अधिकारी बना, तो वहाँ के नियम के अनुसार पोप के द्वारा मुकुट पहनाने की कोशिश की गई, क्योंकि पोप के द्वारा ही पहनाया जाता था। तो उसने कहा सिंपल सा, मेहनत मैंने किया है, ठीक है, तो मुकुट पहनाने का अवसर मैं पोप को क्यों दूं, और खुद ही पहना, ठीक है, खुद ही एक तरह से अपना राज्याभिषेक किया, है ना। तो यहाँ पर आइडियल जब खुद को बनाइएगा तो निश्चित रूप से हर आदमी को अपना आइडियल खुद होना चाहिए, अगर उसके ऐसे कृत्य उसके लाइफ में रहे हैं। आपके सकारात्मक कृत्य जरूर रहे होंगे लाइफ में, इसलिए तो आप इतने बड़े एग्जाम के इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर घमंड का भाव, अतिशयोक्ति का भाव किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए, इसको संभालना आपका काम है ना। आपको बताना होगा कि मेरे लाइफ में मैं जो है हर पल अपने साथ रहा, ठीक है, कई गलतियां भी हुई, उन गलतियों से मैंने सीखा, सुधारा, ठीक है, बहुत कुछ सीख अपने जीवन से मुझे प्राप्त हुआ। जो भी मेरे माइनस थे उसको मैंने प्लस में बदलने का पूरी तरह से प्रयास किया है, ठीक है। इसी का परिणाम है कि आज माननीय बोर्ड के समक्ष मैं उपस्थित हूँ साक्षात्कार के लिए, ठीक है। तो आप में क्या ऐसा है कि खुद को जो है आइडियल मानते हैं, बोर्ड के द्वारा प्रश्न आ सकता है। तो अपने जो भी मैंने शुरू में बताया था, जो भी आपके सकारात्मक गुण हैं निश्चित रूप से आप बता सकते हैं, जिसके कारण आइडियल अपने आप को आप मान रहे हैं। साथ ही यह लाइन जरूर जोड़ दीजिएगा, जब खुद को माने, और इसमें घमंड का भाव चेहरा में नहीं दिखना चाहिए, इसका ध्यान रखें। नहीं मैनेज कर पाइएगा तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व में ऐसे व्यक्तित्व को लीजिए जिनके बारे में जानकारी कम है, उनको ही आइडियल के रूप में घोषित करके उसका तैयारी करके जाइए, है ना। तो एक लाइन जरूर बोलिएगा खुद को जब आइडियल बनाते हैं, ठीक है, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी अगली पीढ़ी को अपना आदर्श ढूंढने के लिए किसी और को देखना पड़े, यानी कि मेरे ऐसे कृत्य नहीं हों, ठीक है, कि मेरी जो आने वाली अगली पीढ़ी है, ठीक है, वो हमको यानी कि मुझे आदर्श मानने की जगह किसी और को आदर्श माने, ठीक है। लेकिन बहुत ही एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वाभिमान,
ठीक है, और घमंड के बीच एक पतली सी चादर होती है। अगर आप में घमंड है तो भी सुनने वालों को पता चल जाएगा, अगर आपके लाइंस में स्वाभिमान है तो भी सुनने वालों को पता चल जाएगा। ठीक है, इस सीमा रेखा को आपको क्रॉस नहीं करना है, इसमें सक्षम है, इसको यूज कीजिए। एक और प्रश्न पर आज मैं चर्चा कर देता हूँ। ठीक है, समय काफ़ी हो चुका है। प्रश्न अक्सर कभी कभी बोर्ड के मेंबर इतिहास के कुछ कंट्रोवर्शियल इशूज से पूछ लिया करते हैं। ठीक है, जैसे क्या कारण है कि महात्मा गांधी हमेशा वल्लभ भाई पटेल की जगह जवाहरलाल या अन्य नेताओं की जगह जवाहरलाल नेहरू को ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक है, क्या गांधी जी पक्षपाती थे? यहाँ एक कंसेप्ट की बात बता दे रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा उत्तर देने के दौरान, है ना। इतिहास आप लोग भी पढ़े होंगे निश्चित रूप से, लेकिन चाहे जितने भी हमारे बड़े पर्सनालिटीज हैं वर्तमान या ऐतिहासिक, चाहे गांधी जी हों, नेहरू जी हों, सुभाष चंद्र बोस हों, उनके सकारात्मक पक्षों को ही बोर्ड के समक्ष रखना है। गांधी जी का तो नकारात्मक पक्ष में भी सकारात्मकता से भरपूर था। ठीक है, इसलिए इसके उत्तर के सकारात्मक पक्ष पर आपको ध्यान देना है। इस तरीके के कुछ प्रश्नों का तैयारी करके आप जरूर जाइए, अलग अलग से, चूँकि अब सब्जेक्ट सिचुएशनल क्वेश्चंस हो, झारखंड से रिलेटेड हो, लगभग सारा मैं दे चुका हूँ। अब आपका जो सिलेबस है मुख्य परीक्षा का, उससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं, उसमें से मैं कुछ प्रश्नों को दे रहा हूँ। उसी जो संग्रहण दिया जा रहा है उसी में से कुछ प्रश्नों पर मैं चर्चा यहाँ पर कर दिया करता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल से आपको बोलना है कि पहला तो लाइन बोल दीजिए, सर गांधी जी को मैं पक्षपाती नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि नेहरू जी की अलग योग्यता थी और वल्लभ भाई पटेल की अलग योग्यता थी। नेहरू जी जहाँ युवाओं के बीच लोकप्रिय थे, समाजवाद के समर्थक थे, कांग्रेस के कई अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के बाद उन्हें कई तरह के राजनीतिक अनुभव प्राप्त थे। उसके अलावा वे पाश्चात्य संस्कृति के जानकार थे, अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में उनका अच्छा खासा अनुभव था। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे पद के लिए वह योग्य थे। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो स्थिति अंग्रेजों के शासन के कारण थोड़ी सी खराब हो गई थी, उसको बेहतर किया जा सके। जबकि वल्लभ भाई पटेल, दूसरी ओर वल्लभ भाई पटेल शुद्ध रूप से भारतीय विचारधारा के थे। महात्मा गांधी की तरह वह जन जन के लोकप्रिय नेता थे। एक तरह से शुद्ध भारतीय यानी कि ठेठ भारतीय की तरह थे। पाश्चात्य संस्कृति की जगह उन्हें भारतीय संस्कृति से अत्यधिक लगाव था। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जगह वो भारत के आंतरिक मामलों के अच्छे खासे जानकार थे, है ना। जनता के दिलों में वे बसते थे। देश की एकता और अखंडता के लिए वे हमेशा चिंतित रहते थे। ठीक है, तो निश्चित रूप से वे ऐसे पद के लिए योग्य थे जो देश को आंतरिक स्थिरता प्रदान कर सके। संभवतः यही कारण रहा होगा कि जवाहरलाल नेहरू के लिए जहां उन्होंने प्रधानमंत्री पद हेतु समर्थन किया, वहीं वल्लभ भाई पटेल के लिए गृह मंत्री के पद के लिए समर्थन गांधी जी के द्वारा किया गया। इसमें पक्षपात की कोई बात नहीं है। यहाँ तक कि वल्लभ भाई पटेल भी संभवतः इस तथ्य को समझते थे। उन्होंने गांधी जी के निर्णय का कभी भी किसी भी स्तर पर विरोध नहीं किया। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, तो दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और गुट निरपेक्ष का जो नीति अपनाया उसमें जवाहरलाल नेहरू की बड़ी भूमिका रही, है ना। यही कारण था। आज भी भारत कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन के मामले में भी देखिए तो भारत को उस समय स्थायित्व चाहिए था, न कि गुटबंदी में पड़ना। क्लियर? तो इस तरीके से आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। प्रश्न काफ़ी बन सकते हैं। ठीक है, क्रांतिकारी आंदोलन से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग आखिर क्रांतिकारी आंदोलन क्यों करते हैं जब वो देश के लिए योगदान ही नहीं दे पाते हैं। 30-32 साल में उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है,
बोर्ड को सेटिस्फाइड करना होगा कि वो कैसे सही हैं, ठीक है। क्योंकि एक व्यक्ति जो है क्रांतिकारी बन गया, इसका अर्थ नहीं कि उसके साथ, यानी कि उनको फांसी में लटका दिया गया, गोली मार दिया गया, तो उसके साथ जो है उनके विचारों का भी अंत हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आए इसलिए सूर्यसेन आए, सूर्यसेन आए इसलिए सुभाष चंद्र बोस आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ से सेटिस्फाइड करना होगा। या फिर आपका अम्बेडकर के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के साथ मुक्ति दिवस में आपका ये किया गया था, समर्थन किया गया था, फिर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां क्यों दी गई, है ना। इसको भी आपको सेटिस्फाइड करना होगा, ठीक है, अपने तरीके से। क्योंकि अंबेडकर, गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इन लोगों के बारे में नेगेटिव आपको वहाँ पर बोलना ही नहीं है। अपना विचार को थोड़ा सा साइड रख लीजिए पूरी तरह से। जो सही है, निष्पक्ष है, जो बोलने का तरीका है बोर्ड के समक्ष, ठीक है, पूरी तरह से डिप्लोमेटिक वे में आपको बोलना होगा, ठीक है। उसका जो है सकारात्मक प्रभाव बोर्ड पर पड़ना तय है, अच्छे मार्क्स मिलने आपको तय हैं, ठीक है। अब अम्बेडकर का ही जैसे है तो उसका भी मैं क्लू दे देता हूँ, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 की घटना है, मुक्ति दिवस। ये मुक्ति दिवस जो था मुस्लिम लीग द्वारा प्रायोजित था, ठीक है। क्यों था? क्योंकि कांग्रेस के द्वारा प्रांतीय राज्यों से इस्तीफा दिया गया था। क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ों ने भारत को बिना यहाँ के पार्टीज के राजनीतिक दलों के सलाह के बिना भारत को उसमें शामिल कर लिया था। लेकिन अंबेडकर ने अगर साथ दिया तो इसका अर्थ नहीं है कि वो देशद्रोही हो गए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग भी भारत की एक पार्टी थी, कांग्रेस भी भारत की एक पार्टी थी। अंबेडकर भी अनुसूचित जातियों से संबंधित समूहों का नेतृत्व अलग अलग समूहों के माध्यम से कर रहे थे, ठीक है। तो जिस तरीके से आज आप देखते हैं कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, टीएमसी के बीच जो एक आपसी जो प्रॉब्लम्स होता है राजनीतिक स्तर पर, उस समय भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब 23 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने पारित किया तो अंबेडकर ने जिन्ना से दूरी बनाना शुरू कर दी, ठीक है। अंबेडकर जो थे विधिवेता थे, है ना। बहुत कड़ी परिस्थितियों से लड़कर इस उपलब्धि को उन्होंने प्राप्त किया था, ठीक है। तो इतने योग्य व्यक्ति को अगर आप बड़ी उत्तरदायित्व देते हैं, ठीक है, देश निर्माण में, ठीक है, किसी भी रूप में, विधि के क्षेत्र के जब ज्ञाता थे तो उस क्षेत्र में जब उनको हम उत्तरदायित्व देते हैं तो कहीं से अनुचित नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर है, थोड़ा सा सोचिए और बहुत लंबा नहीं करना है, ठीक है। झारखंड से संबंधित प्रश्नों की तैयारी करते रहें और अपना जो आपका वर्क है उससे रिलेटेड, जो भी जॉब में आप हैं उससे रिलेटेड हर दिन 1-2 प्रश्न खोज के बनाइए, उसके पूरक प्रश्न बनाइए। निश्चित रूप से आपका इंटरव्यू जो है सकारात्मक रहेगा। और जिनको समस्या आ रही है, ठीक है, सीधे हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर बहुत लाभ होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स लाभ उठा रहे हैं, आप भी उठाइए, ठीक है। हल्का फुल्का शुल्क लिया जा रहा है, शुल्क का मत सोचिए, करियर का सोचिए। 9661163344 पर आप मैसेज करें, आपको ऐड कर दिया जाएगा। और जेपीएससी मुख्य परीक्षा का आंसर राइटिंग शुरू हो चुका है 11वें जेपीएससी के लिए, उसके भी वॉइस कॉन्फ्रेंस क्लासेस वगैरह शुरू हो चुके हैं। सीजीएल पेपर 3 और 11th जेपीएससी का प्रीलिम्स का भी पेपर 1 एंड पेपर 2 की भी तैयारी करवाई जा रही है। जिस भी कोर्स से आपको जुड़ना है मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।